हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर के और मुंबई हॉरर नाइट में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज जो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ ना, इसी मुंबई की और अंधेरी की है। अंधेरी में एक साखी नाका जगह है जो काफी फेमस है। वहां पर एक आनंद नाम का एक लड़का रहता है और उसके साथ में ये जो घटना हुई है ना, वो काफी ज्यादा बुरी है और सच में उसके साथ में ऐसा कुछ होगा उसने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। आनंद जो रहता है काफी पढ़ा लिखा रहता है और काफी समझदार रहता है, बट एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसका काफी सा पुराना सा एक घर था और वो यही सोचता है कि कुछ अच्छा सा कमा के अपने घर को बनवा ले और आगे की जिंदगी अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी से काट ली जाए। और यही सारी चीजें सोचकर वो अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, काम के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करता है और अच्छा खासा अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लेता है। एक अच्छी सी नौकरी पा लेता है जो काफी अच्छी अर्निंग होती है वहां से। अब वो धीरे धीरे घर के हालात भी सुधार देता है। अब कुछ समय के बाद में जो आनंद के मम्मी डैडी रहते हैं वो लोग कहते हैं कि बेटा अब सब कुछ अच्छा हो चुका है, तो तू भी एक काम कर कि तू अब शादी कर ले, घर बसा ले, जब सब कुछ ठीक हो ही गया है। तो आनंद भी क्या करता है, अपनी फैमिली वाले लोग की बात मान लेता है और एक पूनम नाम की लड़की रहती है, उसके साथ में उसकी शादी हो जाती है। और पूनम जो रहती है वो काफी ज्यादा संस्कारी और समझदार होती है घर में और पेशे से एक टीचर रहती है। बट आनंद की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि वो अपनी वाइफ को बाहर काम पर भेजना नहीं चाहता था, तो इसीलिए पूनम ने क्या किया, घर के अंदर ही ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। और धीरे धीरे देखते देखते काफी ज्यादा बच्चे हो गए और पूनम भी काफी अच्छा खासा अर्निंग करने लगी थी। और इस वजह से लगभग 2-2.5 साल बाद में इन लोगों ने काफी अच्छा पैसे कमा लिया और हस्बैंड वाइफ ने मिल के अपने फैमिली के लिए रहने के लिए एक 2 BHK फ्लैट ले लिया मुंबई में। अब काफी अच्छा माहौल चल रहा था घर का। तो आनंद की सोच तो बहुत ही अच्छी थी, वो कभी किसी से दुश्मनी नहीं करके बैठा था। उसने सोचा कि नया घर लिया हूं, इसीलिए अपने फैमिली वाले को बुला लेता है, रिश्तेदार वाले लोग को घर प्रवेश के पूजा में। अब ठीक यही करता है, वो अपने गांव के जो चाचा चाची, मौसा मौसी जो भी रहते हैं सबको वो बुला लेता है पूजा पाठ में और सबको इन्वॉल्व करता है और काफी अच्छे से पूजा वगैरह सब बीत जाता है। अब ये सारा चीज तो अब तक ठीक चल रहा था, बट ये भी जो खुशी थी आनंद और पूनम की लाइफ में, ये ज्यादा समय तक नहीं थी। अब कुछ समय के बाद में ऐसा होता है कि लगभग उस घर में शिफ्ट होने के बाद में लगभग 1 महीने बाद में अचानक से क्या होता है कि पूनम नोटिस करती है कि आनंद का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आनंद अब काफी ज्यादा चिड़चिड़ करने लगा है, बात बात पे गुस्सा करने लगा है। और गुस्सा तो ठीक था, कुछ समय के बाद में वो पूनम पे हाथ भी उठाने लगता है, क्योंकि हालांकि पूनम की जो शादी को टाइम हुआ था लगभग 2 साल से ऊपर हो चुका था और कभी पूनम के साथ में ऐसा बिहेवियर कभी आनंद ने किया नहीं था। तो पूनम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से ये आनंद को हुआ क्या है, ये अचानक से इतना बदले बदले से क्यों लग रहे हैं। आज से 2 साल पहले से मैं इनको जानती हूँ, उनके साथ रह रही हूँ, कभी गुस्सा नहीं किए, तो मारने की तो बहुत दूर की बात है। अब यही चीज पूनम को खाए जा रही थी। अब ये धीरे धीरे हादसा इतना बढ़ने लगता है आनंद की लाइफ में कि मानो आनंद पहले जैसा रहा ही नहीं, उसका स्वभाव एकदम बदल चुका था। अब ऐसा करते करते लगभग 2.5-3 महीना बीत जाता है। अब पूनम और आनंद के बीच में एक रात को एक छोटा सा झगड़ा होता है इस बात को लेकर कि आपको अचानक से नया घर लेने के बाद में हुआ क्या है। अब बात में झगड़ा होने के बाद में रात के 11-11:30 बजे की बात रहती है। अचानक से क्या होता है, आनंद अपने घर से निकल जाता है और जो उसकी वाइफ रहती है पूछने की कोशिश करती है कि इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो, बट आनंद जो रहता है कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है और वो कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाता है। अब निकल जाने के बाद में जो पूनम रहती है कंटिन्यू कॉल करने लगती है आनंद को, बट आनंद कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, ना ही उसका कॉल उठाता है। अब ऐसा करते करते 1-2 घंटा बीत जाता है। अब जो पूनम रहती है वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं कि गुस्से में ये कहीं और चले न जाए, बट ऐसा करते करते पूरी रात निकल जाती है, लगभग रात के 1:30 या 2 बज जाते हैं। बट ये बात जो पूनम को रहता समझ नहीं आती कि अचानक से ऐसा कभी आनंद ने किया नहीं कि घर छोड़कर निकल जाना और अचानक से मेरा फोन ना उठाना, और आज ये पहली बार हुई है कि इतनी रात को आनंद घर से बाहर था। अब अचानक से जो पूनम रहते हैं उसके फोन पर एक कॉल आता है एक आदमी का और कहने लगता है कि एक लड़के को हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे ढूंढा है, ऐसा ऐसा हुलिया है, तो क्या आप इसे जानते हो?
तो उन्होंने बताया कि हाँ ये मेरे हस्बैंड है, ऐसा ऐसा क्या हुआ, कुछ बात है। तो वो जो सामने वाला रेलवे का कर्मचारी रहता है वो ज्यादा कुछ बताता नहीं है, बस कहने लगता है कि इसकी जो भी फैमिली वाले हैं वो मुंबई सेंट्रल के रेलवे स्टेशन पे आ जाओ। पूनम को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर वो आदमी मुझे सच क्यों नहीं बता रहा और मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी रात को हमें रेलवे स्टेशन पे बुलाया जा रहा है। अब जो पूनम के घर वाले जो ससुराल वाले रहते वो लोग रात को टैक्सी मारकर चले जाते रेलवे स्टेशन पर। अब वहां जाकर देखते हैं कि जो नजारा था वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। जो आनंद के घर वाले थे, उसका छोटा भाई था, उसकी बहन थी, उसकी मम्मी, सब कोई गया था, उसके पापा वगैरह। देखते हैं कि आनंद की रेलवे स्टेशन पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, और ऐसी वैसी नहीं, 3 टुकड़ों में, मानो जैसे ट्रेन ने उसे कुचल दिया हो और उसके शरीर के 3 टुकड़े हो गए हो। अब ये देखकर जो आनंद की माँ रहती है वहीं पर जगह पे बेहोश हो जाती है। अब काफी ज्यादा वहां पर मातम, रोने वाला हो जाता है, और ये सारी चीजों को देखकर उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आनंद के साथ में ऐसा हुआ। अब वो लोग पूनम को ये सारी चीजें रात को नहीं बताते, हालांकि वो पूछ रही थी फोन कर करके बार बार कि आखिर हुआ क्या है, बट उसके घर वाले लोग ने ये सारी चीजें नहीं बताई। अब अगले दिन तो पता चलना ही था। घर जाने के बाद में जो आनंद था, उसकी डेड बॉडी पहुंचने के बाद में सारी चीजें जब देखती है पूनम तो वो खुद ही समझ जाती है। बट अब जो पूनम का जो देखने का नजारा था, जब वो आनंद को इस हालात में देखी तो वो सच में सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ उसकी लाइफ में होगा, कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था उसकी लाइफ में, अचानक से उनकी खुशियों को नजर लग गया। अब ये चीज वो समझ नहीं पा रही थी। अब घर वाले लोग ने जैसा तैसा जो उसका क्रियाक्रम था वो सब कुछ किया, बट कहीं ना कहीं ये पूनम को बात खाए जा रही थी कि कुछ तो कुछ दाल में काला है, बात कुछ और है। अचानक से हम लोगों को ये घर लेने के बाद में हमारे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आना चालू हो गए, हालांकि ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं, हम और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब एक दिन क्या होता है, कुछ समय के बाद में पूनम जो रहती है अपने घर का साफ सफाई कर रही होती है, और जो आनंद जहां पर सोता था, जो बेड पे, जिस बिस्तर पे, जब वो साफ सफाई कर रही थी तो देखती है कि बिस्तर के नीचे कुछ ऐसा कपड़े में कुछ लपेटा हुआ जिसपे कुमकुम हल्दी लगा हुआ है, और जैसा मानो कि किसी ने काला जादू किया हो। अब वो ये सारी चीजों को देखकर वो समझ जाती है कि घर में किसी ने कुछ काला जादू किया, और वो एक तांत्रिक को बुलाती है। अब तांत्रिक आकर देखता है तो वो झट से पकड़ लेता है कि इसके घर में काला जादू किया हुआ इसके हस्बैंड के ऊपर। अब वो सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि मेरे घर में ऐसा और किसने किया होगा, किसको हमारी खुशियों से देखा नहीं गया, हम लोग इतना खुश थे, हम लोगों के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कौन था वो इंसान जो ये सारी चीजों को देख नहीं पाया। अब जो तांत्रिक रहता है वो काफी पहुंचा हुआ तांत्रिक रहता है। अब उसने जो बात खुलासा किया ना, वो सच में पूनम ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पूनम को ये बात बताते हुए तांत्रिक सच में काफी ज्यादा एकदम शॉक्ड हो गया कि कोई ऐसा क्यों कर सकता है, और इतना कोई बदले में इतना पागल कोई कैसे हो सकता है। तांत्रिक बताता है कि आपके घर में काला जादू और कोई नहीं, आनंद की चाची ने कराया है, जो उनके गांव से जो बिलोंग करती है, जो उनकी फैमिली है, चाची, सगी चाची, उन्होंने आपके घर के अंदर काला जादू किया है ताकि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए। अब उसका कारण तो मैं नहीं बता सकता क्यों और किस लिए, बस आपके पति के ऊपर जो सारी चीजें हैं इनकी चाची ने कराया हुआ। अब ये सुन के पूनम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उनके हस्बैंड के ऊपर ऐसा कुछ हुआ, और जबकि चाची से हमारा कोई दुश्मनी भी नहीं था। अब ये बात पता चलने के बाद में जब पूनम ने सारी चीजें खंगाली, पता की, तो जब वो इस चीज के लिए लड़ने लगती है अपनी फैमिली से, सब कुछ पता चलने के बाद में, तो बाहर ये बात निकल के आती है जो उसकी चाची रहती है, उसका ऐसा करने का कारण ये था कि आज से कुछ साल पहले जब पूनम की शादी नहीं हुई थी आनंद के साथ में, तो उससे पहले एक और लड़की थी जिसके साथ में आनंद का रिश्ता लगा था, और इन लोगों के बीच में बातचीत भी हुई थी। बट अचानक से आनंद ने वो रिश्ता तोड़ दिया था और कहने लगा कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, और वो लड़की और कोई नहीं रहती है, जो आनंद की चाची रहती है उन्हीं के कोई रिश्तेदार की लड़की रहती है। और उसकी चाची चाहती थी कि वो लड़की से आनंद की शादी हो जाए और वो मुंबई में जाके सेटल हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, और ये चीज उसकी चाची को बर्दाश्त नहीं होता है।
और ये सारी चीजें वहीं से शुरुआत होती है। जो चाची रहती है अब वो बदले की भावनाओं में इतनी पागल हो जाती है कि वो आनंद की खुशी उसको देखी नहीं जाती है कि आनंद ने सब कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर लिया था, और जो घर लिया था 2 BHK फ्लैट, वो देखकर उसकी चाची और ज्यादा पागल होने लगती है कि बदले में इतना और ज्यादा अहंकार हो जाता है उसको कि वो ये सारी चीजें बिना सोचे समझे कर देती है। आनंद के ऊपर काला जादू करती है और उसका हालात ऐसा हो जाता है कि सच में, और ये बात किसी को समझ में ही नहीं आई थी कि उस रात को आनंद को क्या हुआ था कि वो आखिर में उतना दूर मुंबई सेंट्रल में पहुंचा कैसे, और हादसा उसके साथ में क्या हुआ कि वो ट्रेन के नीचे आकर मर गया। क्या सच में उसे किसी ने ढकेला था या उसने खुद जाकर उस ट्रेन के नीचे अपनी जान दी थी? और ये बात आज तक पता नहीं चली किसी को कि आखिर में उस रात को हुआ क्या। आज से 5 साल पहले अशोक कुमार यादव मुंबई से दरभंगा एक्सप्रेस की गाड़ी पकड़ा था और वो अपने गांव जा रहा था। अब यहाँ से तिलक नगर एक्सप्रेस, आपको पता होगी कि मुंबई में बहुत ही फेमस स्टेशन है। अब तिलक नगर से वहां से वो टर्मिनल से ट्रेन पकड़ लेता है दरभंगा की, और शाम की ट्रेन रहती है उसकी। अब शाम को ट्रेन तो वो पकड़ लेता है, उस समय के लिए ट्रेन बहुत ही खाली खाली सा रहता है, क्योंकि जिस समय में वो ट्रेन पकड़ा होता है वो महीने में भीड़ उतनी नहीं रहती है। और वो जब ट्रेन पकड़ लेता है तो उसका सफर शुरुआत में तो ठीक ही ठाक था, लगभग कुछ पैसेंजर लोग थे अगल बगल में बैठे थे, बट ऑलमोस्ट ट्रेन खाली थी। अब उसकी सीट जो थी लोअर बर्थ की थी, जो 6 सीटर जो रहती है वहां की। अब अपने सीट पर बैठ जाता है अशोक और वो अपने फोन में टाइम पास करने लगता है। लगभग शाम का समय रहता है और देखते देखते वो सोचता है कि शायद मुझे थोड़ी देर लेट जाना चाहिए। अब अशोक कुमार ऐसा ही करता है, भूख तो उसे लगी नहीं थी तो वो लेट जाता है। अब लेटने के बाद में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी आंख लग चुकी है और उसकी आंख एकदम 12 बजे के बाद में खुलती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ऑलमोस्ट ट्रेन में कुछ लोग बैठ चुके हैं और काफ़ी अंधेरा सा हो गया, क्योंकि उसके जो जिस ट्रेन का उसने टिकट करवाया था, लगभग 3rd टायर AC का उसने टिकट करवाया था, और उसमें सब लोग लगभग लाइट वेट बंद करके अपने अपने सीट पर सो गए थे। अब अशोक कुमार की जब नज़र घूमती है तो वो अपने सामने वाले सीट पर देखता है कि एक बुजुर्ग इंसान लेटा हुआ है। अब उसे देखकर उतना ज़्यादा तो वो शॉक नहीं होता है, बट 2-3 मिनट के बाद में वो नज़र घुमाता है तो देखता है कि वो जो चाचा है, लगभग उनकी उम्र 70 या 80 साल की होगी। तो अशोक ने देखा कि उनके पास में कोई लगेज नहीं है, ना ही कोई बैग है, और पूरा सीट खाली है। मतलब जो स्पेस रहता है बैग वगैरह रखने का नीचे, वो पूरा खाली, उनका कोई लगेज नहीं दिख रहा है। तो उसने पूछने की कोशिश की कि चाचा आप कहाँ से आए हो, कहाँ गाड़ी पकड़ा आपने, कौन से स्टेशन से चढ़े और कहाँ जाओगे। लगभग 2-3 सवाल किया, बट चाचा ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया अशोक को। अब अशोक सोचने लगता है कि शायद चाचा को मेरा बात करना यूँ पसंद नहीं आ रहा। तो कुछ समय के बाद में फिर से कोशिश करता है अशोक बात करने की, ऐसे ही हाल चाल पूछता है, फिर भी चाचा कुछ जवाब नहीं देते। अब रात का सफ़र रहता है तो एक अचानक से बगल वाली सीट से एक आवाज़ आती है एक इंसान की, भाई इतने रात को किससे बात कर रहे हो, सो जाओ ना, रात को भी बात करना ज़रूरी है क्या। अब हालांकि जिसने आवाज़ दी थी उस बंदे को तो पता नहीं था कि अशोक किससे बात कर रहा है, फिर भी अशोक सोचता है कि जाने दे, सही कर रहा है, रात को किसी से यूँ बात करना ठीक नहीं है, सब लोग सो रहे हैं। अब अशोक भी क्या करता है कि लेटने की कोशिश करता है, तब तक उसे वॉशरूम आ जाती है। अब वो अपना सीट छोड़ के चला जाता है वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम की तरफ जब जाता है तो देखता है कि गेट पर एक इंसान खड़ा है, वो भी बुजुर्ग इंसान ही है। और जब वो जैसे ही करीब जाता है तो मानो अशोक की हालत एकदम टाइट हो जाती है, क्योंकि वो जो गेट पर वो इंसान खड़ा था वो और कोई नहीं था, वो अशोक के सामने वाले सीट पर कुछ समय पहले जिस बुजुर्ग इंसान को देखा था अशोक ने, वो इंसान वही रहता है। और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि जस्ट मैं अभी उठ के आ ही रहा हूँ तो अचानक से ये चाचा गेट पर आ कहाँ से गए। अब अशोक जाता है गेट के पास में, वो चाचा को पूछता है कि चाचा अभी तो आप मेरे सीट पे सामने बैठे थे, अचानक से गेट पर कब आ गए, और इतनी रात को आप गेट पर खड़े होकर कर क्या रहे हो। फिर भी ऐसा अशोक ने सवाल करना, उनको ऐसा लगा, बुरा लग गया, जैसे मानो चाचा ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। बस आधा मुड़कर उन्होंने एक बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल दी, जो अशोक देखकर सच में काफ़ी ज़्यादा डर गया, मानो एकदम क्रिपी सा स्माइल था। और अशोक क्या करता है, वहाँ से चला जाता है वॉशरूम की तरफ।
वॉशरूम में बैठ के वो सोचने लगता है कि भला ये इंसान कैसा है, जो भी सवाल करूँ तो कुछ जवाब नहीं दे रहा है और बस ऐसा गुमसुम की तरह रह रहा है। अब जब अशोक 5-7 मिनट के बाद में वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि गेट के पास में वो इंसान नहीं है। अब फिर अशोक अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है तो देखता है कि उस सीट के ऊपर भी वो बुजुर्ग इंसान नहीं है। अब अशोक सोचने लगता है कि शायद वो इंसान, उसको नींद नहीं आ रही इसलिए यहाँ वहाँ घूम रहा है वो। अब अशोक क्या करता है, 3rd टायर एसी में आपको पता ही होगा कि कुछ चद्दर वगैरह, कुछ बेडशीट वगैरह मिलती है। तो अशोक क्या करता है, वो चद्दर ओढ़ कर सो जाता है। अब जैसे ही उसने ओढ़ कर सोया ही था, वो सोचता है कि मैं अपना फोन चार्ज कर लेता हूँ। अब जैसे ही उसने कंबल अपने सर पे से हटाया तो देखा उसने कि वो बुजुर्ग इंसान फिर से उसके सामने वाले सीट पर लेटा हुआ है अचानक से। अब वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि लगभग 1 या 2 सेकंड के अंदर ये इंसान कब आकर मेरी बगल में लेट गया, मुझे पता कैसे नहीं चल रहा। फिर से अशोक ने उस बुजुर्ग इंसान से सवाल किया कि चाचा आप ठीक तो हो ना, या कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बताना जरूर। फिर भी वो बुजुर्ग इंसान कुछ रिप्लाई नहीं करता है और अशोक इस बार भी शांत हो जाता है और बैठ जाता है। अब वो अपना काम वगैरह करके फोन चार्जिंग पे लगाकर लेट जाता है। अब अचानक से मानो ये सब घटना होने के बाद में अशोक की नींद उड़ चुकी थी। अब वो फिर से चद्दर ओढ़कर कोशिश करता है सोने की। अब वो अंदर ही अंदर चद्दर के अंदर सोचते रहता है कि ये इंसान मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है, इसके साथ में कोई है या नहीं है, ऊपर से इसका लगेज भी नहीं है कुछ, कहीं ये रास्ता भटक ना गया हो या कहीं खो ना गया हो। तो ऐसा सब दिमाग में चलने लगता है अशोक। अब अशोक सोचता है कि थोड़ा सा चद्दर उठाकर मैं उस इंसान को देखूं कि वो कर क्या रहा है। तो जैसे ही अशोक ने थोड़ा सा चद्दर उठाकर सामने वाली सीट पर नजर घुमाई तो अशोक की मानो हालत एकदम टाइट हो गई। उसने देखा कि उनके सामने वाले सीट पर वो बुजुर्ग इंसान अशोक की तरफ ही मुंह घुमाकर लेटा हुआ है और बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल दे रहा है। अब ये देखकर अशोक की हालत एकदम टाइट हो जाती है। वो वापस से अपने ऊपर चद्दर डाल लेता है और लेट जाता है। अब मानो जैसे कि उसकी हालत एकदम टाइट हो गई, जैसे उसने कोई भूत प्रेत देख लिया। अब वो मन में भगवान का नाम लेने लगता है कि भाई मैं ये कहाँ पर फंस गया हूँ, ये बुजुर्ग इंसान मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। अब ये सोचते सोचते ऐसा करते करते सुबह हो जाती है चद्दर के अंदर उसकी। अब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने वाले सीट पर वो बुजुर्ग इंसान नहीं है। अब सोचता है कि अशोक शायद वो अब उतर चुका है, उसका स्टॉप आ गया होगा तो वो चला गया। क्योंकि पूरा दिन सुबह हो जाता है, दोपहर हो जाता है, वो बुजुर्ग इंसान वापस से दिखाई नहीं देता है। अब अशोक जो था वो बेफिक्र होकर अपना सफर का मजा लेने लगता है। बट ये सफर का मजा सिर्फ उसका दोपहर तक ही था, क्योंकि शाम को कुछ अब ऐसा होने वाला था उसके साथ में जो उसने कभी सोचा नहीं था। अब दिन खत्म होते होते, क्योंकि लगभग 2 दिन का सफर था दरभंगा का। दरभंगा मुंबई से काफी दूर है। अब यहाँ से सफर तय करके जाना दरभंगा, 2 दिन का सफर जो था उसके लिए, वो सच में उसके लाइफ का ये पहला हॉरर एक्सीडेंट था। क्योंकि अब जो दूसरा दिन था उसके लिए, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। अब जो था अशोक, वो अब शाम हो जाता है, खा पी कर अपने सीट पर लेट जाता है। फिर वैसे ही होता है प्रोसेस, उसकी आंख लग जाती है, वो सीट पर अपने लेट जाता है। और फिर से जब रात के समय में आंख खुलती है, लगभग इस बार उसकी आंख खुलती है 11 बजे। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता वो बुजुर्ग इंसान फिर से मेरे सामने वाले सीट पर लेटा हुआ है। अब मानो अशोक की हालत एकदम टाइट हो जाती है, जैसे मानो अभी के अभी वो पैंट में टॉयलेट कर देगा, इतना ज्यादा डर जाता है वो। अब वो उठकर बैठ जाता, अब सोचने लगता है कि अब इस जो सामने बुजुर्ग इंसान, ऐसे सवाल करने में भी उसकी हालत एकदम टाइट हो गई थी। अब वो बस बुजुर्ग इंसान से नजरें चुरा कर वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो उनको देख ही नहीं रहा है। बट जो बुजुर्ग इंसान था वो कंटिन्यू अशोक को घूरे जा रहा था, मानो जैसे कि अशोक को वो काफी सदियों सालों से जानता है, बट कुछ बोल नहीं रहा था। अब ऐसा करते करते अशोक की मानो हालत एकदम टाइट हो जाती है। जब वो वॉशरूम की तरफ जाता तब वो बुजुर्ग इंसान दिखता, जब वो गेट की तरफ जाता तब वो बुजुर्ग इंसान दिखता, जैसे मानो वो इंसान अशोक का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अब मानो अशोक मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। अब उसके पास और कोई चारा नहीं होता है तो वो क्या करता है, कुछ समय के लिए दूसरी सीट पर चले जाता है बैठने के लिए, कि ऑलमोस्ट उस समय में ट्रेन लगभग खाली हो चुकी थी।
अब वहां जब जाकर बैठता है तो देखता है वापस से वो नजरों के सामने ही वो बुजुर्ग इंसान दिख रहा है और काफी क्रिपी सा स्माइल दे रहा है मुझे। अब अशोक ने सोचा अब किसे कहूँ तो कहूँ क्या कहूँ, बट वो कहने लगता है कि अभी मेरा कुछ समय के बाद में लगभग जो अशोक का स्टॉप था लगभग 12 बजे रात के उसका स्टॉप आने वाला था। अब वो अपनी तैयारी करने लगता है उतरने की। अब दरभंगा आने के बाद में अब जो उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो अपना सारा सामान पैक वगैरह करता है, निकालता वगैरह है और वो बुजुर्ग इंसान उसी को घूरे जा रहा था। अब जैसे ही दरभंगा स्टेशन आता है अशोक अपना सामान वगैरह लेके फटाफट स्टेशन की तरफ उतरने की कोशिश करता है। अब वो उतरने के बाद में वो विंडो की तरफ ही खड़ा रहता है सामान लेकर। अब अशोक के साथ वो हुआ जो सच में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अशोक ने क्या किया, फिर भी उस बुजुर्ग इंसान को देखकर ऐसा सोचा कि शायद ये जो बुजुर्ग इंसान है थोड़ा दिमाग से थोड़ा सा नाजुक है, या कहते हैं ना हम थोड़ा हैंडीकैप टाइप में वैसा है। तो अशोक ने क्या किया, जाते जाते उस बुजुर्ग इंसान को बाय कर दिया। अब ये शायद अशोक की सबसे बड़ी गलती थी। अब होता क्या है कि अशोक ने जैसे ही उस बुजुर्ग इंसान को बाय किया, उस बुजुर्ग इंसान ने भी अशोक को हाथ दिखाया तो अशोक ने देखा कि उसकी आधी उंगलियां कटी हुई है और पूरे हाथ में ब्लड लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा शॉक तब लगता है अशोक को कि हर क्लास में 3rd टायर एसी में बीच वाले सीट में एक मिरर होता है। उस मिरर में अशोक देखता है कि वो बुजुर्ग इंसान उसे दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि अब तक वो 2 दिन से जिस बुजुर्ग इंसान को देख रहा है वो इंसान नहीं है, एक बुजुर्ग इंसान की आत्मा है। अब अशोक ने सोचा कि भाई जिंदगी में कभी अकेला सफर नहीं करूं। आज जो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी बताने वाला हूं ना, वो बेसिकली दिल्ली की है। और जो मुझे ये स्टोरी शेयर किया ना, मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर की, जो कि दिल्ली का रहने वाला है और उसका नाम प्रेम है। प्रेम बता रहा है कि मतलब आज से 3-4 साल पहले जब वो वहां पर काम किया करता था, तो वहां पर वो जब जॉब करता था लगभग स्टेशन से थोड़ी दूर पे उसका ऑफिस था, तो वहां पर वो 11 to 11 जॉब किया करता था। अब जो प्रेम है वो बता रहा था कि एक दिन वहां पर काम करते करते उसको काफी समय हो गया था, वहां पे आवन जावन उसका काफी बेहतर था वो। बट एक दिन वो नोटिस करता है कि जिस ब्रिज से वो जाता था वहां पर उसे हर रोज शाम के टाइम में जब वो रात को निकलता था वहां पर, तो वहां पर एक लड़की हमेशा ना ब्रिज के पास खड़ी रहती थी और उसका फेस एकदम ब्रिज के अपोजिट साइड में जहां से पटरी दिखाई देती वहां पर वो खड़ी रहती थी। अब प्रेम ने काफी दिन नोटिस किया, रोज रात को उसको वहां पर वो दिखाई देती थी। तो वो प्रेम ने भी उसको ऐसा लगा कि मुझे एक दिन इसको पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लड़की हमेशा एक ही ड्रेस पर हमेशा दिखाई देती है और वो हमेशा पटरी की तरफ ही देखती रहती है। तो प्रेम ने काफी दिन से नोटिस किया, तो एक दिन उसे रहा नहीं गया, तो प्रेम ने जाकर उस लड़की को पूछा कि दीदी आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप ऐसा रोज रात को मुझे पटरी के पास में देखते हुए नजर आती हो, आप ठीक तो हो? तो उस लड़की ने कुछ खास उसको रिस्पांस नहीं किया, देखा तक नहीं उस प्रेम के पास में। और प्रेम ने भी क्या किया कि शायद सोचा ये लड़की मुझसे बात नहीं करना चाहती और वहां से वो चला जाता है। और ये सिलसिला लगभग काफी टाइम होता है प्रेम के साथ में, 1 या 2 बार नहीं होता, बहुत बार हो चुका रहता है। बट जो प्रेम था ना, उसके दिमाग में वो चीज घर गई रहती है। वो सोचता है कि आखिर वो लड़की है कौन, वो रोज मुझे वहां पर शाम के समय में रात में जब भी मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ तो वो लड़की मुझे दिखाई देती है और उससे कुछ पूछो तो वो जवाब भी नहीं देती है। आखिर हो सकता है ना कि वो काफी ज्यादा परेशान हो, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो एक दिन वो क्या करता है कि फिर से उस लड़की की तलाश में जब वो काम पे से निकल रहा होता है तो सोचता है कि इस बार मैं उस लड़की से मैं बात करूं। अब जो प्रेम रहता है वापस से जाता है तो नोटिस करता है वो लड़की फिर उसे दिखाई देती है। अब वो इस बार जाकर सीधा लड़की से बात करता है, दीदी मुझे आपसे कुछ बात करना है, आप मुझे काफी ज्यादा परेशान लग रही है, आप मुझे अपना भाई समझो, आप मुझे बता सकते हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। जस्ट वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही रहा था तो अचानक से उसके पीछे से किसी का हाथ आता है और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसका दोस्त ही रहता है। वो कहने लगता है भाई इतनी रात को यहाँ पर खड़े होके क्या कर रहा है? तो बोलता है मैं ये दीदी से बात कर रहा था। जैसे ही प्रेम ने अपनी गर्दन घुमाई तैसे ही देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और वो ये बात अपने दोस्त को कहता भी है कि भाई मैं एक लड़की से यहाँ पर बात कर रहा था। उसका दोस्त कहता है तू पागल हो गया, मैं काफी दूर से तुझे देखते हुए आ रहा हूँ, जब मेरी नजर पड़ी कि तू वहां पर खड़ा है और पता नहीं किसके साथ में बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है, इस वजह से मैं तुझे देखने के लिए आया कि तू ठीक तो है ना, और देख रहा हूँ तो तू किसी से बात कर रहा है बट यहाँ पर तो कोई नहीं है।
तो प्रेम कहता है नहीं भाई, सच में मैं एक लड़की से यहाँ पर बात कर रहा था और उसे सवाल जवाब कर रहा था, काफी दिन से मुझे इस ब्रिज पे दिखाई दे रही है और तू कह रहा है कि मैं अकेला बड़बड़ा रहा था। भाई लगता है उसका दोस्त कहता है कि तेरा तबीयत ठीक नहीं है भाई, तू घर चले जा और यहाँ पर इतनी रात को खड़े मत रहे। तो प्रेम जो होता है सोच में पड़ जाता है कि अभी जस्ट उस लड़की से मैं बात कर रहा था और अचानक से मेरे दोस्त के आने के बाद वो लड़की इतनी जल्दी जा कहाँ सकती है, जबकि मोस्टली उसकी नजर लगभग या 5 या 10 सेकंड के अंदर ही वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी और इतनी तेजी से वहां से जाना पॉसिबल नहीं था। तो प्रेम जो था इस बारे में अब बहुत ज्यादा सोचने लगता है। अब कहता है कैसे न कैसे करके उसके अंदर खलबली मस्ती कि मुझे उस लड़की के बारे में जानना है या आखिर में वो लड़की है कौन। अब एक दिन ऐसा समय आता है कि प्रेम को बहुत ज्यादा लेट हो जाता है काम पे से, लगभग 12 या 12:30 बज जाता है और वहां से वो जब निकलता है तो उसी ब्रिज पे वापस से वो लड़की सेम ड्रेस पे उसको वो लड़की दिखाई देती है। अब प्रेम सोचता है कि आज तो मैं इस लड़की से बात करके रहूंगा कि आखिर में इसे ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि ये रोज एक ही ड्रेस पे रहती है, इसके घर के हालात ठीक नहीं है या कुछ ये परेशान है कि सुसाइड करने के बारे में तो नहीं सोच रही है और हमेशा इसी ब्रिज पे मुझे दिखाई देती है और इसकी नजर देखो तो हमेशा पटरी के पास ही होती है, ऐसा मानो जैसे ये इस पटरी पे अभी जंप कर देगी ऊपर से। तो वो इस वजह से ज्यादा परेशान होकर उस लड़की के बारे में जानने की ज्यादा कोशिश करने लगता है। अब ठीक वही होता है जब वहां से वो आ रहा होता है तो उस लड़की से वापस बात करता है। तो जब कहता है कि दीदी आज तो मुझे बता दो कि आप क्यों इतना परेशान हो और रोज मुझे आप यहीं पर दिखाई देते हो, आखिर में ऐसा क्या आपकी जिंदगी में हुआ है कि आप इतना गुमसुम और इतना शांति से आप खड़े रहते हो। और उस दिन में मेरे दोस्त आया था तो आप यहाँ से गायब हो चुके थे, आप अचानक कहाँ चले गए थे। मैं उनसे भी बात करा देता आपकी, हम लोग आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते, बट वो लड़की कुछ कहती नहीं है। और फिर उसके बाद में प्रेम ने कहा कि देखो दीदी आप मुझे अपना छोटा भाई ही समझो और मुझे सच में बताओ कि आप परेशान हो, क्या बात है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या है कि आप रोज इसी जगह पर खड़े रहते हो और पटरी के पास देखते हो, ऐसा मानो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुसाइड का थॉट आ रहा है। अब वो लड़की थोड़ा सा ऐसा लगता है जब उसने कहा कि आप मुझे अपना छोटा भाई समझो तो वो लड़की पता नहीं उसे क्या होता है कि वो अपनी बात को रखती है, कहने लगती है कि भैया ये जो ब्रिज की तरफ मैं हमेशा खड़े रह के नीचे देखती हूँ ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो पूछने लगता है तो मुझे बताओ दीदी क्या बात है ऐसी। कहती है कि आज से कुछ साल पहले इसी ब्रिज के ऊपर से मेरे बॉयफ्रेंड ने कूद कर अपनी जान दी थी। तो प्रेम ने पूछा क्यों, ऐसा क्या बात था। तो वो लड़की बताती है कि कुछ साल पहले ना मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब होता क्या है कि हम लोगों का काफी रिलेशन अच्छा चल रहा था और हम दोनों को करनी थी शादी और ये बात हम लोगों ने अपने दिल और दिमाग में एकदम से बैठा ली थी कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने काफी ज्यादा सपने देख लिए थे अपने शादी के बाद में, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। बट जो मेरी फैमिली वाली थी ना वो बहुत ही नीच और बहुत ही गंदी किस्म की निकली। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उन लोगों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी और मेरा आना जाना एकदम ही बंद कर दिया और मुझे कमरे में बंद करके रख दिया और कुछ समय तक मेरा सारा कांटेक्ट बंद हो गया, मेरे से फोन छीन लिया गया, मुझे बाहर तक नहीं निकलने दिया था मेरी फैमिली वाले ने। अब ये बात जो मेरे प्रेमी को पता चलती है, जो मुझसे प्यार करता था, जिससे मैं शादी करने वाली थी, तो उसे पता चलता है कि मेरे घर वाले लोग ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी और ये बात जानकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, सदमे में आ जाता है। जबकि वो मेरे घर तक आया था मुझे लेने के लिए, तो मेरे घर वाले लोग ने उसे मार कर भगा दिया। और मेरा जो जिससे मैं प्यार करती थी ना वो काफी भोला भाला था, वो आज तक किसी से लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी उसकी। वो मेरे लिए मेरे घर आया था मेरा हाथ मांगने के लिए, मेरे घर वाले लोग ने उसे मार कर भगा दिया। अब जब उसे ये कान में पता चलती है कि कुछ दिन बाद में मेरी शादी होने वाली है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो इसी ब्रिज के पास में इसी स्पॉट पर आकर वो अपनी उम्मीद खो देने की वजह से कि मैं अब शायद से उसे नहीं मिलूंगी, तो मेरा जो जीवन साथी था वो यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दी उसने। अब जैसे ही मुझे कुछ दिन बाद ये खबर आई कि उसने यहाँ से कूद कर जान दे दिया अपने, तो मैं दौड़कर इसी जगह पर आकर खड़े होकर बहुत ज्यादा रोने लगी और सच मानो उस दिन मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तबाह हो गई। और तभी से मैं इस ब्रिज के पास में आकर मैं उसका वेट करती हूँ
कि शायद वो मेरे को एक न एक बार दिख जाए। अब वो कहने लगता है कि दीदी वो तो चला गया, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो अब वो आपको कैसे दिखाई देगा। तो वो कहने लगती है कि मैं इसी ब्रिज पर हमेशा उसे मिला करती थी और ये हम लोगों का एक स्पॉट था, यहीं पर आकर हमेशा मिलते थे हम लोग और यहीं से हम लोग कहीं भी जाते थे और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक बार वो इंसान मुझे वापस से इसी जगह पर मिलेगा। कहने लगता है कि दीदी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आप कितने दिन खड़े रहोगे ऐसा। तो वो बहुत ही अजीब सा स्माइल देती है। अब मुस्कुराने के बाद में उसी समय पर जो प्रेम था उसको एक कॉल आ जाता है उसके घर वाले लोग से और वो जैसे ही अपने जेब से फोन निकालता है फोन पिकअप करने के लिए, देखता है कि वो लड़की अचानक से गायब हो चुकी है। अब वो शॉक में पड़ जाता है कि जस्ट एक सेकंड में वो लड़की कहाँ चले गई। अब वो फोन उठाता है घर वाले लोग के और कहने लगता है हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। अब वो प्रेम जो स्टेशन पे उस लड़की को ढूंढने लगता है कि आखिर में लड़की गई कहाँ पर। वो ढूंढ इसलिए रहा रहता है कि वो सच में काफी ज्यादा डर जाता है कि वो सोचने लगता है कि कहीं ये लड़की अपनी जान न देंगे। अब वो पूरे स्टेशन पे से छानने लगता है। ढूंढते 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 वो एक ऐसे स्पॉट पे पहुंच जाता है, वहां पर स्टेशन पे एक बोर्ड लगा रहता है। वहां पे सारे लोगों की लिस्ट रहती थी, कौन गुमशुदा है, किसका एक्सीडेंट हुआ है। तो वहां पर ना सारे फोटोज लगे रहते हैं। वहां पर थक हार के जब वो बैठ जाता है, जब उसकी नजर पड़ती है उस बोर्ड के ऊपर तो देखता है कि उसी लड़की की फोटो लगी हुई है वहां पर और वो सच में देखकर एकदम ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अब जो उसको वो जो खबर मिली, जो उसने पढ़ा, वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। उसने देखा कि बोर्ड पर उस लड़की का फोटो लगा हुआ है और आज से लिखा हुआ है कि आज से 1 महीने पहले उस लड़की ने वहां से उस ब्रिज के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। अब मानो प्रेम का पूरा दिमाग खुल गया कि लगभग मैं उसे इतने दिन से देख रहा हूं, वो लड़की इस दुनिया में है ही नहीं। यानी कि मैं जिस लड़की को देख रहा हूं वो लड़की नहीं है, उसकी आत्मा है। और जैसे ही ये चीज उसको पता चली तो वापस से उसकी नजर उस ब्रिज के ऊपर घूमती है और वो देखता है कि वो लड़की वहीं पर खड़ी है और बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल देने लगी। और मानो प्रेम बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से जो दौड़ता है अपने घर की तरफ। सच में उसके 3-4 दिन तक बुखार चढ़ जाता है। सोचो आपकी नई नई शादी हुई हो और लगभग 1 साल 2 साल के बाद में आपको एक बच्चा भी हो जाता है और वो भी आपसे नहीं किसी और से पता चलता है आपको कि आपकी वाइफ के ऊपर एक जिन का साया है और वो धीरे धीरे उसको दीमक की तरह खा रहा है। ऐसा ही एक्सीडेंट ना एक हैदराबाद का है। एक राहुल गुप्ता करके एक लड़का है जो कि उसके साथ में एक घटना हुई है। होता क्या है कि राहुल गुप्ता जो रहता है उसका एक किराना स्टोर रहता है। वो अपने किराना स्टोर के ऊपर ही काम वगैरह किया करता था। अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके जैसे ही उसके शादी का टाइम होता है तो घर वाले लोग के हिसाब से उसने शादी तो कर लिया, बट उसको 2 साल बाद पता चलता है कि उसकी वाइफ के ऊपर एक जिन का साया है। आखिर में इसके पीछे की स्टोरी क्या है? उस राहुल गुप्ता की वाइफ के ऊपर ऐसा कौन सा जिन था जो उसे रोज दीमक की तरह खाया करता था, और जबकि उसका बच्चा जो था, जो बच्चा 2 साल बाद पैदा हुआ था, वो अपनी माँ का दूध पीने के बाद में हर 2-4 दिन में बीमार पड़ता था। हजारों की दवाइयां लगती थी उसके पीछे, फिर भी वो बच्चा ठीक नहीं हो पाता था। आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है? तो कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है, बट स्टार्टिंग टू एंड तक आपको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर में स्टोरी है क्या। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और वीडियो में बने रहिए। आपको जो हॉरर स्टोरी बताने वाला हूं बेसिकली वो हैदराबाद की है। तो होता क्या है, राहुल गुप्ता करके एक लड़का है जो कि हैदराबाद का रहने वाला है और उसका किराना स्टोर है। अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके वो अपने पापा के साथ में ही किराना स्टोर पे अपने पापा की मदद करने लगता है। अब उम्र बढ़ते बढ़ते उसकी उम्र आ जाती है शादी की। तो घर वाले लोग के हिसाब से उसने अरेंज मैरिज कर लिया, क्योंकि राहुल जो गुप्ता था वो कभी भी बेफालतू की चीजों में पड़ता नहीं था। माँ बाप ने जहां शादी कराया वहां पर उसने ईमानदारी से शादी कर ली। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा था उसके लाइफ में। मानो जो लड़की थी उसका नाम शारदा गुप्ता था। उसकी वाइफ भी काफी समझदार और भोली वाली थी। वो भी ज्यादा किसी चीज में इंटरेस्ट रखती नहीं थी, बस अपने काम से काम मतलब रखती थी। अब जो राहुल था और वो जो शारदा थी, उन लोगों का बॉन्डिंग काफी अच्छा था। शादी के बाद में कभी उन लोगों के बीच में झगड़ा ना होना, कुछ भी नहीं होता था ऐसा।
बट धीरे धीरे रहते रहते उन लोगों की जो लाइफ में इतने ज्यादा बदलाव आ जाते हैं कि मतलब कुछ समय के बाद में ऐसा होता है कि जो शारदा जो रहती है ना, वो राहुल के साथ में कुछ अलग सा बिहेव करने लगती है। रहती तो ठीक ठाक ही है, बट उसकी बात करने का जो टूनिंग था वो काफी ज्यादा बदल जाता है। अब ये चीज राहुल को खटकने लगती है कि लगभग स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से थी ये, जब से मेरी शादी हो गई है। क्योंकि हर किस्से में ऐसा ही होता है कि जहां लड़का लड़की की शादी फिक्स होती है तो 6 महीना 1 साल तक वो लोग पहला तो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। और ठीक राहुल के साथ में भी ऐसा ही हुआ था जब उसकी शादी तय की थी तो उसके घर वाले लोगों ने। अब होता क्या है कि जब उसकी शादी हो जाती है लगभग कुछ समय के बाद में राहुल नोटिस करता है कि जो उसकी वाइफ है बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। मानो जैसे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि उसका हुलिया बहुत ही अजीब सा हो गया था। पहले वो बहुत अच्छी और खूबसूरत बन के रहती थी, बट कुछ समय के बाद में वो एकदम कहते हैं ना, न ज्यादा नहाना नहीं, टाइम पे फ्रेश नहीं होना, कुछ भी, मतलब हुलिया एकदम गंदा सा बना लिया था उसने, उसकी वाइफ ने। अब ये सारी चीजों से परेशान हो गया था तो राहुल को ऐसा लगा कि शायद इसका मन नहीं करता अच्छे से रहने का। बट बात कुछ और थी। बात ये थी कि राहुल ज्यादा इस चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता था, जैसे कि बाहर की चीजों में, काला जादू वगैरह हो गया, ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता था वो, और ना ही इस चीज पे बिलीव करता था। बट कुछ समय के बाद में जब उसको एक लड़की होती है, लगभग 2 साल के बाद में जब उसको एक लड़की होती है, तो वो जो लड़की धीरे धीरे जब बड़ी होती है ना, वो अपनी माँ का दूध तो ऑब्वियसली पिएगी, बट कुछ समय के बाद में वो बच्चा भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगता है। उसकी जो वाइफ रहती है वो भी सूख के एकदम काटा हो जाती है, जैसे मान उसके शरीर में सिर्फ हड्डी का ढांचा बचा हुआ है। उसके शरीर का मांस धीरे धीरे गलते जा रहा है, उसका निखार जो एकदम ही कम होता जा रहा है, और एकदम चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, ये सब सारी चीजें लगा, दिन भर सोना, यही सब चीज उसके लाइफ में चलता रह रहा था। अब ये चीजों से देखकर वो राहुल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, और अपने बच्चे को लेके तो और ज्यादा परेशान था, क्योंकि बच्चा जो था हफ्ते में बीमार पड़ता ही पड़ता था। महीने में 4 से 5 बार उसकी दवा तो होनी ही होनी थी। अब पैसा भी बहुत ज्यादा लगता था, और इन चीजों से राहुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो वो सोचता है कि शायद मेरा नसीब खराब है या ये मेरा बुरा समय चल रहा है, बट ऐसा कुछ था नहीं उसकी जिंदगी में। अब एक दिन क्या होता है कि जो राहुल रहता है, उसके एक फ्रेंड का शादी रहता है जो उसके हैदराबाद से काफी थोड़ा दूर रहता है। तो वो अपनी वाइफ को समझा के चले जाता है कि मैं 2-3 दिन बाद आऊंगा, मेरे दोस्त की शादी है, मैं वहीं पर रहूंगा, तो अपना ख्याल रखना। तो उसकी जो वाइफ रहती है वो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेती, कुछ कहती भी नहीं, कहती है जाओ, कोई बात नहीं, दोस्त है आपका। अब राहुल जो रहता है अपने फ्रेंड की शादी में जाता है वहां पर, तो वो अपने दोस्त से काफी समय बाद मिला रहता है, तो वो अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं देता। बट उसकी जो वाइफ रहती है बीच बीच में कॉल वगैरह करती थी उसे। नॉर्मली जो हस्बैंड वाइफ के बीच में देहात में जो होता है, वीडियो कॉल करना, एक दूसरे को टाइम देना, वैसे ही नॉर्मल चीज चल रही थी। अब होता क्या है, जो राहुल रहता है रात के समय में जब सोने के लिए जाता है, जब पहला दिन रहता है, जब वो अपनी वाइफ को छोड़ के गया रहता है, अब उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट जो हुआ वो बहुत ही अनबिलीवेबल था। जो होने वाला था ना, वो बहुत ही अजीब था। उसके बाद होता यह है कि जो राहुल रहता है वो सारा फंक्शन अटेंड करके जब अपने कमरे में सोने जाता है, जो उसका फ्रेंड रहता है तो उसको अपने कमरे में सुला देता है। तो उसका जो फ्रेंड रहता है वो रात को जागा रहता है, उसके बगल में ही सोया रहता है। तो राहुल क्या करता है, अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे थोड़ी देर के लिए बात कर रहा होता है, क्योंकि पूरा दिन वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया होता, तो इस वजह से उसकी वाइफ ने वीडियो कॉल किया था और वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब जो राहुल का फ्रेंड था वो बगल में ही सोया था। अब राहुल बात करते करते वीडियो कॉल पे कब सो गया, उसने बेड के पास में ऐसा मोबाइल रख दिया था और वो वीडियो कॉल पे बात कर रहा था ऐसे, और वो सो गया था। लगभग 12 साढ़े 12 बजे की बात है। तो उसका दोस्त जो रहता है वो रात के समय में उठ के देखता है, लगभग 1:30 या 2 बजे की बात रहती है। तो वो उठ के देखता है कि जो राहुल है उसका वीडियो कॉल चालू है, और उसने जो देखा ना वो सच में काफी ज्यादा अजीब था। मानो शायद आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा, बट सच में ये एक रियल घटना है। अब होता क्या, जो राहुल का दोस्त रहता है रात को उठ के देखता है कि जो राहुल का वीडियो कॉल चालू है, उसके वीडियो कॉल पे उसकी वाइफ है, और जो उसने देखा वो सच में बहुत ज्यादा डरावना था। राहुल की वाइफ तो वीडियो कॉल पे थी, बट उसके ऊपर एक साफ साफ जिन का साया दिख रहा था। एक बहुत ही खूंखार आदमी दिख रहा था उस वीडियो कॉल के साथ में, और उसकी वाइफ बहुत ही अजीब तरीके से वीडियो कॉल पे घूर रही थी। राहुल को मानो जैसे कि मतलब
उसे वो कच्चा चबा जाएगी, इस नजर से वो देख रही थी और बहुत ही अजीब तरीके से हरकत कर रही थी। अब ये चीज को देख के उसका जो दोस्त रहता है काफी ज्यादा डर जाता है। अब वो क्या करता है, उठने के बाद में ये सारी चीजें देखने के बाद में उठ के थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और जब वो अंदर आता है तो देखता है कि वीडियो कॉल अपने आप कट चुका है। अब राहुल ने कट किया या अपने आप कट हुआ ये तो उसे नहीं पता, बट अगली सुबह जब राहुल से वो बात शेयर करता है कि मैंने रात को वीडियो कॉल पे देखा कि तू बात कर रहा था और ऐसे सो गया, बट ये चीजों को शेयर करने के लिए उसका दोस्त था, वो सोच में पड़ा था कि मैं इसे बताऊं या नहीं बताऊं, या शायद मेरे मन का वहम ऐसा सोच के वो उस दिन के लिए चुप हो गया। बट सेम चीज उसके अगले दिन भी हुआ। अगले दिन भी जब उस कमरे में राहुल सोया होता है तो सेम चीज होता है कि वो वीडियो कॉल पे बात करते करते सो जाता है और इस बार भी वापस से उसका दोस्त रात को उठ के वो वीडियो कॉल में देखता है तो वो सारी चीजें देखकर वो सच में काफी ज्यादा डर जाता है। अब ये सारी चीजें कंफर्म हो गई कि वो जो चीज देख रहा है वो सच में एक रियल में। अब ये देखने के बाद में बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उसके माइंड में अजीब अजीब ख्याल चलने लगे कि मेरा दोस्त शायद किसी मुसीबत में, शायद इसी चीज का भनक भी नहीं है। अब मैं बता दूं आपको कि वो जो राहुल का दोस्त रहता है वो बहुत ही इस काला जादू चीज में या तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है, जैसे मानो उसको सारी चीजें पता होती है। और वो अगले दिन अपने दोस्त को कहता भी है कि राहुल एक बात कहनी है तुझसे कि तेरे घर में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। राहुल कहता है सब कुछ ठीक है। वो पूछने लगता है कि वाइफ का तौर तरीका कैसा है, अब इस समय के लिए वाइफ का हुलिया क्या कहता है, कैसी रह रही है, 2 साल हो गया, बच्चा हो गया, प्यार मोहब्बत के मामले में कैसा। तो वो कहता है कि पहले जैसा अब कुछ नहीं है बट फिर भी ठीक है, बट मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगे यार। अब ये बात शेयर करता है कि उसका दोस्त रहता है, वो कहता है बुरा मत मानना, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तेरी वाइफ के ऊपर एक जिन का साया है, तू अपनी वाइफ को दिखलवा ले। अब ये सुनते ही मानो राहुल को सच में उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ सुनने में आएगा। वो कहता भाई तू क्या मनगढ़ंत कहानी बता रहा है, मैं ये सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ, उसे डॉक्टर की जरूरत है यार, उसका ट्रीटमेंट चालू है, ऐसा कोई बात नहीं है। पर उसका जो दोस्त रहता है वो बहुत ही प्रेशर डालता है, कहता है मैंने जो कुछ देखा है ना उस बेस पे मैं बता रहा हूँ, सच में अपनी वाइफ के ऊपर फोर्स दे और पूछ, कहीं ना कहीं इस बारे में उसको पता होगा जरूर और वो चीजें बताएगी जरूर तुझे। बट इसे बिलीव नहीं होता है। अब ये चला जाता है कुछ दिन के बाद में अपने वाइफ के पास में। अब जब वाइफ के पास में जाता है तो अब ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है दोनों के बीच में, तो जब वो अपनी वाइफ के साथ में रात के समय में टाइम बिता रहा था तो उसने देखा कि उसकी वाइफ के पीठ में काफी ज्यादा निशान है, जैसे काटने के, खरोचने के निशान है। तो वो थोड़ा सा उस बारे में सोचने लगता है कि कहीं मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है क्या, बट असल माने कि उसकी वाइफ इस कैरेक्टर की थी नहीं। और वो बहुत ज्यादा प्रेशर देके पूछने लगता है, 2-4 हाथ भी उठा देता है, और उसकी वाइफ जो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो। तो राहुल कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि कहीं जो मेरा दोस्त बता रहा था ये सच में ऐसा कुछ तो नहीं है। अब वो अपने दोस्त को फोन लगाता और कहते हैं कि भाई मुझे तेरे से बात करना है, मैं घर आया तो ऐसा चीज देखने मिला है। तो उसका दोस्त कहता है कि तू अपनी वाइफ के ऊपर शक मत कर, क्योंकि मैंने जो देखा वो सच में वो उसी का परिणाम है। अब इतना सुनते ही वो आपस में बात करके कंसल्ट कर लेते हैं कि वो कहने लगता है मेरे जानने पहचानने वाले हैं, उनके पास हम लोग जाते हैं, बात करते हैं तो शायद कुछ रास्ता निकल जाए। अब पहला जो रहता है, जो राहुल रहता है, वो अपनी वाइफ को बिना बताए चले जाता है उस इंसान के पास में और जाके अपनी वाइफ के बारे में सब बताता है स्टार्टिंग टू एंड तक। तो वो जो सामने वाला बंदा रहता है, व्यक्ति रहता है जो तंत्र मंत्र के बारे में बहुत पहुंचा हुआ रहता है, वो बताता है कि आपकी वाइफ के ऊपर सच में एक जिन का साया है और वो आपकी वाइफ को हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आपकी बच्ची अपनी माँ का दूध पीती होगी तो वो भी बीच बीच में बीमार पड़ती होगी, क्योंकि उसका जो नेगेटिव ऊर्जा है वो अपनी बच्ची के ऊपर भी जाएगा ही जाएगा। अब ये सारी सुनते उसका दिमाग जो था ये सारी बातें सुनते बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि मैं किस चक्कर में पड़ चुका हूँ और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। बट सच मानो बहुत ही जो राहुल का जो सिचुएशन था बहुत ही अब खराब हो चुका था, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता। अब वो जो तांत्रिक था उसने बताया इसका एक उपाय है, वो करना जरूरी है। तो वो राहुल को बताता है कि ये सारी चीजें हम लोगों को करनी पड़ेगी, आपकी वाइफ को और बच्चे को साथ में बुलाना पड़ेगा। तो वो ठीक ऐसे ही करता, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को तांत्रिक के पास ले जाता है।
क्योंकि जो तांत्रिक अब खुलासा करने वाला था ना, वो बहुत ही अजीब था और काफी हॉरर भी था। राहुल ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी वाइफ के साथ में इतने साल से रह के भी उसे ये बात पता नहीं थी कि उसकी वाइफ एक जिन के साथ में रह रही है और वो जिन उसके साथ में सब कुछ कर रहा है। अब ये सारी चीजें सुनते ही वो बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी वाइफ को, बच्चे को उस तांत्रिक के पास ले जाता है। अब जो खुलासा होने वाला था वो सच में उसके सोच के बाहर थी। तांत्रिक देखकर बताता है, जब वो उसको झाड़ता फूकता है तो बताता है कि आपकी वाइफ के ऊपर ये पिछले 1 महीने 2 महीने या 6 महीने से नहीं है, ये जो जिन है ना लगभग 10 साल पुराना है। आपकी वाइफ के ऊपर 10 साल से ये रह रहा है आपकी वाइफ के साथ में, आपको पता तक नहीं है। और जब उसकी वाइफ को पूछा जाता है तो वो थोड़ी बहुत चीजें बताती है कि हाँ, मेरे साथ में ऐसा ऐसा घटना होता था। जब मैं रात में अकेले रहती थी, मेरे साथ में मॉर्निंग में उठने के बाद में मेरे शरीर पे अजीब से निशान रहते थे, कभी कभी मेरे बदन से कपड़े भी उतरे हुए रहते थे। बट मैं किसी क्या बताऊं, मेरे बात पे कोई क्या भरोसा करेगा। इस वजह से मैंने आज तक कभी किसी को ये सारी चीजें बताई नहीं। अब इतना सुनते ही राहुल जो रहता है वो रो पड़ता कि मेरी बच्ची और जो मेरी बीवी है वो इस जंजाल में फंस गई है। अब कैसे भी करके मुझे इनको बाहर निकालना पड़ेगा। अब तांत्रिक ने जो प्रोसेस बताया था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बच्चे और बीवी पे जान का खतरा भी बना रह सकता था। बट राहुल ने हिम्मत करके वो सारी चीजों को करवाया और वो जो चीज था, जो जिन था, वो 10 साल पुराना था, वो और कहीं का नहीं था। मैंने आपको बताया नहीं, जो शारदा थी उसके माँ बाप नहीं थे, सिर्फ उसका एक भाई था। और इसी के जो शारदा के ऊपर जो उसके माँ बाप, जो इसका छोटा भाई रहता शारदा का, वो थोड़ा सा हैंडीकैप रहता है। बट क्या होता है कि शारदा के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज, जो घर वगैरह रहते हैं, वो सारे उसके नाम पे रहते हैं। और उसके घर वाले लोग ने, जो रिश्तेदार वाले लोग ने मिलके बहुत पहले ही उसके ऊपर एक काला जादू किया था जब वो छोटी थी। तो बट शायद वो भगवान का बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी, या उसकी नसीब अच्छी थी कि उसे ऐसा कभी जान का खतरा नहीं हुआ। बट वो सारी चीजें उसके रिश्तेदार वाले लोग ने ही मिलके कराया था उसके ऊपर। और जो तांत्रिक था वो जैसे तैसे तो उसे ठीक कर देता, बट ये चीज उसे कहता भी है कि अब अपनी वाइफ को इनके जो रिश्तेदार है, जो इनके मैके वाले, उनके पास भेजना मत, क्योंकि अभी के लिए तो मैंने इसे ठीक कर दिया है। बट अगर शायद ये वापस से अगर उस जगह पर जहां पर इसके साथ में घटना हुई है, अगर वहां पर ये जाती है तो शायद वापस से वो जिन इसको पकड़ सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आपकी वाइफ और बच्चे वापस से उस जगह पे ना जाए। ब्लैक मैजिक के बारे में तो आपने जरूर एक ना एक बार सुना होगा। आखिर में ये ब्लैक मैजिक कितनी खतरनाक हो सकती है वो अभी मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूँ। होता क्या है, वैशाली प्रजापति करके एक लड़की रहती है जो कि पूना में एक हॉस्टल में पढ़ती थी। उसका ऐसा कहना है कि उसके हॉस्टल में एक लड़की थी ऐसा कि उसके साथ में कोई भी झगड़ा करता था या उसके नजर में आता था तो वो लड़की कुछ ऐसा करती थी कि जैसा मानो कि उसके फैमिली में कोई बीमार पड़ता था, या तो एक्सीडेंट होता था, या तो खुद उस बंदे के साथ में कुछ ना कुछ घटना होती थी। तो सब लोग ऐसा कहते थे कि वो लड़की की जुबान काली है। बट उस लड़की की जुबान काली नहीं थी, ये बाद में पता चलता है कि ये सारा खेल तंत्र मंत्र का है। तो वो लड़की ऐसा कुछ करती थी कि जैसे कि लोगों के साथ में कुछ न कुछ बुरा होता था अगर उससे कोई पंगा ले लिया तो। आखिर में ये घटना है क्या? वो लड़की असल मायने में सच में काला जुबान था उसका, या सच में उसे काला जादू कुछ आता था? तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर में इस स्टोरी में है क्या। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और आज की जो स्टोरी है वो बेसिकली पूना की है, एक हॉस्टल की है। अब उस हॉस्टल के नाम को मैं सडनली ऐसा बता नहीं सकता हूँ, बट ये जो वैशाली जो है उसने हम लोगों को बताया है कि जिस हॉस्टल में वो पढ़ती थी, तो जब वहां पर वो गई थी नई तो वहां पर उसने देखा कि उसकी जो हॉस्टल की जो एक साथ में जो लड़की रहती है ना, वो बहुत ही शांत और बहुत ही अजीब है। वो लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी और ना ही किसी से बात करती थी। बट ऐसा शुरुआत में उसे ऐसा लगा कि शायद इसका बिहेवियर या नेचर ही ऐसा है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी। बट उसके रूम में कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं होता था। बट वैशाली जो थी उसे पता नहीं था कि वो लड़की एक्चुअली में है क्या। तो उसने तो ऐसा एक जो अदर पर्सन है, जैसा लोग आए हैं नए नए मिले, तो इसके वजह से उसने उसके साथ में रहने के लिए स्वीकार कर लिया। बट उसने नोटिस किया कि कुछ समय के बाद में कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, उसके साथ में किसी का भी झगड़ा होता था तो अचानक से अगले दिन वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, वो इंसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता था, या तो उसका एक्सीडेंट हो जाता था, या तो उसके फैमिली से कोई ना कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता था। अब ये किस्सा जो है 1 बार 2 बार 3 बार समझ में आता है कि हादसा हो सकता है, बट ऐसा नजर में आता है कि बहुत बार हो चुका था।
अब ऐसा लोगों का दावा था, कहना था कि वो लड़की किसी के ऊपर काला जादू करती है, अगर उससे कोई भी उसके मुंह लगता है तो वो लड़की उसे छोड़ती नहीं है। तो ऐसा ही घटना उसके साथ में एक बार रात में होता है, वैशाली के साथ में। जब वो लड़की रात में सोई होती है तो अचानक से उसकी 1:30 या 2 बजे के बाद में जब वो आंख खुलती है तो उसने नोटिस किया कि उसके कमरे में जो लड़की है वो बिस्तर पे नहीं है। और जब वो पानी पीने के लिए जाती है तो उसने देखा कुछ ऐसा कि सच में मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा जो उसकी हॉस्टल में जो रूममेट उसकी, वो लड़की जमीन पर बैठकर कैंडल जलाकर कुछ मंत्र का उच्चारण कर रही है और बहुत ही डरावना और बहुत ही अजीब लग रहा है। और उसने देखा कि वो जो लड़की है किसी का कपड़ा लेकर उसने उसके ऊपर काला जादू किया हो, जैसा मानो बहुत ही उस लड़के के साथ में जिसका भी वो जैकेट था या कुछ भी था उसके साथ में उसका कुछ 36 का आंकड़ा हुआ हो या झगड़ा हुआ हो, उसके ऊपर ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक करना होगा उसे। तो इस वजह से उसने वो सारी चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चुपचाप बिना पानी पिए वो अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाती है। ये सारी चीजें जो घटना देखकर उसके अंदर जो दिमाग में जो कीड़ा पनपा वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। अब वो सच में सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लड़की ऐसा करती क्यों है, इसे क्या मिलता है। तो फिर अगले दिन जब वो लड़की हॉस्टल में जब अपने नॉर्मल टाइमिंग पे जब बाहर निकलती है तो देखती है कि एक लड़के की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और ऐसा वैशाली को पता चलता है कि जो लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट किया है उस लड़के का कुछ दिन पहला इस लड़की के साथ में झगड़ा हुआ था और लोगों के मुंह से यही कहने को सुन रहा था कि ये लड़की ब्लैक मैजिक करती है, बट किसी के पास में इस चीज का सबूत नहीं था। कभी उस लड़की को रंगे हाथ पकड़े नहीं गए थे। उस लड़की ने जो हॉस्टल में देखा था वो सच में उसने अपनी आंखों से देखने के बाद में उसे इतना तो समझ में आ गया था कि ये लड़की काला जादू करती है, बट किसी के पास सबूत ना होने के कारण कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। फिर एक दिन वैशाली ने प्लान बनाया कि कैसे ना कैसे करके इसे सबके सामने एक्सपोज करना ही होगा। तो ठीक ऐसा ही होता, उसने कुछ लोगों का ग्रुप बनाया और उसमें वहां के वॉचमैन, वार्ड बॉय, सबको जो भी थे वहां के लोग सबको शामिल किया उस लड़की को वहां से हटाने के लिए, रंगे हाथ पकड़ने के लिए। तो ऐसे ही जब वो अपने कमरे में लड़की अकेले रहती है, जो लड़की ब्लैक मैजिक करती थी, तो उसने क्या किया कि जब उसने डोर अंदर से लॉक किया हुआ था और जो वैशाली थे उन्होंने सब लोगों को जमा कर लिया कि उसे पता था कि ये आज लड़की कुछ और करने वाली है। और ठीक उसी समय का इंतजार करके उन लोगों ने उसके कमरे के बाहर धावा बोल दिया और वो लड़की का दरवाजा तोड़ दिया जाता। और जब तोड़ते हैं दरवाजा तो देखते हैं कि उस लड़की ने किसी के साथ में ब्लैक मैजिक करने का सारा सामान लेकर बैठी थी और किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही थी। अब ये सारी चीजें रंगे हाथ पकड़ने के बाद में उस लड़की को पकड़ लिया जाता है। तो बस दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना और अगर आप दोस्त लोगों को शेयर कर सकते हो तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखो।